गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आर्टिकल 16 तक कर लिया था, तो आज हम लोग आर्टिकल 17 से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 16, 15, 14 हम लोग कर लिया एंड देन उसमें हम लोग रिजर्वेशन का टॉपिक को भी डिटेल में कर लिया है। तो आज ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास नहीं करा पाएगा, इसलिए हम ये वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम लोग आर्टिकल 17 से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी का जो एबोलिशन है उसका ऊपर में है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 बेसिकली एबोलिशंस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो एनी फॉर्म में यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। जैसे कि इफ समवन, जैसे कि हम आपका घर में गया है सपोज, ठीक है, आप आपका घर में खाना खाने गए, देन आपको घर पे वैसे गया है, तो आप हमको देखने के बाद बार बार जब भी आप हमको देखते हैं हाथ धुला के आ रहे हैं ना, या मुंह धुला के आ रहे हैं, नहा के आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी ना। तो शोइंग डिसरेस्पेक्ट या किसी का कास्ट को लेके, ठीक है, if you're practicing some derogatory things, तो ये अनटचेबिलिटी एनी फॉर्म में forbid है, बट अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है। तो पहले भी ये एक बताया गया था कि आई टोल्ड यू वन थिंग कि जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर यूजुअली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, but this is the only fundamental right, article 17, ठीक है, 17, which prohibits the state, which prohibits the individual from doing certain things. तो certain things ये इंडिविजुअल का अगेंस्ट में, इंडिविजुअल को certain thing करने से मना करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऐसा वाला लॉ होता है, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इसका ना। तो जैसे कि आर्टिकल 17 जो है, ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन को एनेबल करने के लिए पार्लियामेंट बेसिकली तो 2 एक्ट लेके आया है। 2 एक्ट ना, तो इट शुड बी हियर आई थिंक। तो ये नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, हमें 2 एक्ट क्या है बेसिकली, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, एंड आपका ये 1955 का एक्ट है। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज नोन एज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है, एंड देन एसटी जो हम लोग का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट जो 1989 का है। तो ये है आपका एनेबलिंग प्रोविजंस टू फाइट अगेंस्ट दिस द मेनेस ऑफ दिस अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी अगर आप कोई प्रैक्टिस करता है तो इसका इस सेक्शंस के अंदर में यू विल गेट पनिश्ड। ओके, दिस आर एनेबलिंग प्रोविजंस। तो ये हो गया आर्टिकल 17। तो एक ऐसा प्रोविजन है आर्टिकल 17 विच इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है, विच प्रोहिबिट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ में दिखा हुआ है प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अगेंस्ट में भी आर्टिकल 17 अवेलेबल है ना। तो उसका बात है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 बेसिकली रिलेट्स टू योर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम conferring any title other than military or academic ना। तो it prohibits state from conferring any title except military or academic distinction on anybody whether citizens or foreigner। तो कुछ एक्स्ट्रा टाइटल्स नहीं देना है। ठीक है, जहाँ टाइटल नहीं था पहले, जैसे केसर है, हिंद वगैरह वगैरह देता था, तो ऐसा टाइप का टाइटल्स नहीं देना है एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक, जैसे पीएचडी, डॉक्टर वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। मिलिट्री वगैरह में जो टाइटल्स मिलते हैं। एंड देन इट प्रोहिबिट सिटीजन्स। तो एक तो स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि ज्यादा टाइटल नहीं देना, एंड देन इट प्रोहिबिट सिटीजन्स। तो सिटीजन्स को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो फॉरेन स्टेट्स कुछ टाइटल देगा, उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो वो है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट का ये लेना पड़ता है, कॉन्सेंट लेना पड़ता है ना, फॉरेन से कुछ टाइटल लेना है तो भी। ठीक है, तो ये है, तो हमेशा प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट जरूरी है। तो आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू योर टाइटल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, तो द क्या बोलते हैं, द एडिफाइस ऑफ आवर डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन दिस राइट ना, दिस फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू दिस फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दिस इज वेरी एसेंशियल। तो हम लोग का एक ह्यूमन बींग को ट्रू ह्यूमन बींग बनने के लिए, एन इंडिविजुअल विदाउट दिस फ्रीडम, विदाउट दिस फंडामेंटल राइट्स
द existence of an individual is meaningless actually, ठीक है, तो इतना important है ये फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ना, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो बेसिकली इट गारंटीज 6 राइट्स, तो 6 राइट्स गारंटीज करते हैं। पहले 7 था, एक वाला जो हम लोग का राइट टू प्रॉपर्टी, डेट हैज बीन रिमूव्ड। राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोग हटा दिया, तो उसको पहले भी हम देखा था, इट हैज बीन रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो डिलीट करके इसको आपका 300A में लगा दिया गया। नाउ इट इज ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ओनली, ठीक है। राइट टू जो ये क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग का आर्टिकल 19 के अंदर में क्या क्या राइट रहता है, बेसिकली इट गारंटी 6 राइट्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इधर जो राइट्स है ना, ये जो 6 राइट्स है, दोस आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब क्या है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, वी विल सी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे सेक्शन 140 पर लगा दिया ना, तो सेक्शन 144 लगा देता है कभी कभी, ठीक है। एंड देन जो हम लोग का असेंबली मीटिंग करने का राइट हम लोग का, वैसे उनसे, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, कार्टेल हो जाता है, ठीक है। तो दिस आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो बेसिकली व्हेन वी सी आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 का मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपका ये राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, दिस इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ राइट, मेनी अदर राइट्स आर इनसाइड दिस राइट, ओके। तो ये राइट के अंदर में, इस फ्रीडम के अंदर में देयर आर मेनी राइट्स ना, जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एंड देन फ्रीडम टू प्रोपागेट वंस ओन व्यू, एंड देन फ्रीडम, टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जो टैपिंग टेलीफोनिक कन्वर्जन का राइट्स अगेंस्ट, आपका टेलीफोन्स को कोई भी आपका टैप नहीं कर सकता, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, ओके, अगेंस्ट योर विश, ठीक है, एज अगेंस्ट टैपिंग टैपिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। इवन जो बंद देता है, राइट्स अगेंस्ट बंद, ओके। तो इवन बंद का अगेंस्ट भी यू हैव फंडामेंटल राइट्स ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड देन आपका राइट टू डेमोस्ट्रेट, ठीक है, राइट टू डेमोस्ट्रेट, तो अपना ग्रीवेंसेस को डेमोस्ट्रेशन करने का, ठीक है। एंड देन देयर इज अ राइट टू रिमेन साइलेंट आल्सो, साइलेंट रहने का भी राइट है, ठीक है, राइट टू रिमेन साइलेंट, दिस इज आल्सो वन राइट। तो ये जो 6 राइट है, दिस इज इन अ वेरी क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन होने से यू विल यू विल हैव जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब होगा, तब आप बात करने के बाद असेंबली करेगा ना, and then when you will have assembly, then you will form after the assembly you will form associations, unions and corporations, okay. And then when you have the right to move freely throughout the territory of India, you will, then you will think about residing in some particular places na? And then you will practice and propagate practice and profess certain your occupation, right? तो ये सब राइट्स है ना, तो ये चीज है। तो बेसिकली क्या है अभी, उसको जब देखता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसका अंदर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सा ग्राउंड में, बेसिकली आपका एक है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी का ग्राउंड में इट कैन बी पर्सन्स for say freedom of speech and expression can be curtailed, okay. तो फिर sovereignty and integrity of India, and then आपका उसके बाद security of state, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर डेंजर में होने से भी आप जहाँ आप अपना, जैसे कि कुछ जान गया बोल के, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग ना, कि जाके कुछ भी बता देगा किसी को भी, इट शुड नॉट हैपन, ओके। एंड देन रिलेशंस फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ओके, विद फॉरेन स्टेट। एंड देन आपका डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी, तो डिसेंट भी होना है, मोरालिटी भी वो करना है, ठीक है, फॉलो करना है। एंड देन कोर्ट को कॉन्टेम्प्ट नहीं करना है, कोर्ट का अगेंस्ट में नहीं बोलना है, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड देन आपका डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इंसाइटमेंट किसी को उकसाना उकसाना भी नहीं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ठीक है। तो ये सब ग्राउंड में इट कैन बी कार्टेल, तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड देन आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट,
फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, हम लोग का जो फ्रेंडली कंट्रीज हो गया। इसके बाद आपका डिसेंसी एंड मोरालिटी, उसके बाद आपका हो गया कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, एंड देन योर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस ना। तो अराउंड योर 7-8 वो है आपका ग्राउंड है जिसमें कि योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी curtailed, ठीक है, या रेस्ट्रिक्टेड। तो ये है। उसके बाद असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो इसमें भी बेसिकली सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर ना, तो वो है। एंड देन आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना भी बेसिकली इट इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, रिसेंटली एडेड। तो कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया है उसको आप लोग सुनिए, ठीक है, यू सर्च इट, कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया है। तो ये भी बेसिकली सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड देन पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी ना, इमोरल वाला आपका एसोसिएशंस भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये है। एंड देन इसके बाद उसके बाद आपका और ये क्या बोलते हैं, वो फ्रीली थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें तो हम लोग को जानता ही है कि जो ये मुक्त फ्रीली वाला में तो हम लोग का जैसे कि अरुणाचल में भी फ्रीली नहीं आ सकता है। तो बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना, तो एसटी का इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली दिस राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके। तो ये है। एंड देन एक चीज याद रखना है कि ये आर्टिकल 19 में जो राइट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो दिस राइट इज इंटरनल फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, जो इंडिया के अंदर घूमने का राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 जो है दैट टॉक्स अबाउट योर राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री ना, ठीक है, वो आर्टिकल 21 में है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर में घूमने का राइट को बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो चीज है। उसका बाद इवन दिस राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ना, तो ये वाला जो राइट है ये भी आपका इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड देन शेड्यूल टाइप्स का प्रोटेक्शन के लिए आपका बेसिकली दिस राइट आल्सो कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके। तो दैट इज वन थिंग। उसका बाद उसका बाद आपका जो प्रैक्टिस ये हो गया एनी प्रोफेशन, तो एनी प्रोफेशन बोला है बोल के यू विल डू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इमोरल वाला चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो बेसिकली you cannot practice ट्रैफिकिंग इन वीमेन और चिल्ड्रन ऐसा करेगा, और डेंजरस ड्रग का बिजनेस करेगा, एक्सप्लोसिव का बिजनेस करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो है। तो ये सबको भी ध्यान देना जरूरी है। तो अभी क्या होता है कि ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 कीप्स कमिंग इन योर, जिसमें हमेशा आता है। अभी रिसेंटली जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी लास्ट क्लास में भी आई टॉक अबाउट प्रोटेस्ट का जो फोर क्या बोलते हैं इसको, फोर सीरीज ये बुक है। Whenever we talk about in this right to freedom of speech and expression, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सपोसे बोलते हैं इसको ना। तो फोसे का बात हमें करता है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करते हैं, राइट टू पीसफुल प्रोसेस और प्रोटेस्ट इज आल्सो राइट, ठीक है, एक राइट है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी इट्स आल्सो, इट आल्सो कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है। तो उसका बाद ये भी हम लोग को जानना है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होता है, ठीक है। And then when we talk about the freedom of speech and expression, we should always remember that it has instrumental values, ठीक है, values and intrinsic values, yeah, intrinsic your intrinsic values. The intrinsic values क्या है आपका? Freedom of speech and expression is basically important for the development of a human being, right? It has instrumental values. It's like an instrument for development of a human being or a personality or an individual. And then intrinsic value भी है इसका ना, intrinsic value freedom of speech and expression is in itself is a very important value, okay, so that is intrinsic value. तो खुद वो जो freedom of speech and expression है it is important in itself, okay. So basically why am I talking about your right to protest? Because there is a form of dissent, na? It's a form of dissent, and then Justice D.Y. Chandrachud has said that dissent is the safety valve of a democracy, okay. And then many said that our constitution is basically a result of protest. Now, our constitution is result of the protest, as I said in the last class also. When we see any moment, जैसे कि your corruption का against जो fight हुआ था, and then when we see about the creation of linguistic censorship movement,
environmental movement, ठीक है. तो basically we see that protests are very inherent in human in Indian society, and then as a part of your argument जो हम लोग का become as जो argumentative इंडिया में जो debate होता है हम the same, ठीक है. तो it's a very essential characteristics of Indian society, ना. But the problem is that कि जो problem जो होता है आपका जो protest में, ठीक है. protest में issues क्या होता है कि आपका कि protest जो sometimes it gets violent ना, violent हो जाता है, ठीक है. आप लोगों के toleration का level जो कम हो जाता है, ठीक है. तो ये है, तो issues protest का बहुत सारा issues है, individual level में issues है दिल्ली society में ना. तो social polarization हो जाता है, law and order issues हो जाता है, and then there are riots, okay. So this kind of issues are there. But there are other issues also, जैसे कि when there is a protest, an individual is arrested under UAP. We have discussed what is UAP, and then imposition of 144 CRPC, जैसे कि internet shutdowns हो जाता है, तो human rights violations होता है, ठीक है. So these are the things, and then it affects the economy of somewhere it affects the economy, क्योंकि आपका when there will be protest होते रहेगा, and then you 144 लगाते रहेगा, इंटरनेट शटडाउन होगा, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, एंड तो इंडिया का इमेज जो है, ठीक है, या अरुणाचल का इमेज, ठीक है, जो है वो खराब होगा, एंड देन इसको डेमोक्रेटिक रिक्रिएशन बोलते हैं, ठीक है. इट विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट ना, it will affect investment, okay. If investment in India, and then that will lead to low economic growth of the country. So yeah, but it has protest has its significance. Freedom of speech has its significance, because significance कैसे होता है, significance क्या है, significance बोलने से आपको जैसे कि आपका it makes the citizens active, okay. Active citizenship होता है, check on abuse of power, and then political participation of the citizens ना, एंड देन आपका सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आता है, ठीक है. तो ये है, ठीक है. तो एक ये है, एक केस है आपका, एक केस बेसिकली अमित साहनी केस, अमित साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ना. अमित साहनी AMIT, अमित साहनी, ठीक है, साहनी SAHNI, ठीक है. तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, बेसिकली डेमोक्रेसी एंड डिसेंट इन हैंड, ठीक है. डेमोक्रेसी एंड डिसेंट go hand in hand. Democracy and decision के go hand in hand. तो ये constitutional scheme comes with the right to protest and dissent, ठीक है. तो ये basically democracy और dissent है, ये है, but we should be try to do peaceful protest, ठीक है. तो वो है ना. तो ये and then the protest can be held only at designated places in case of prolonged protest वाला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक designated place होना है और prolonged protest, ठीक है. तो वो चीज को बोला है ना. Yeah, these are the things, and then there are David Pele का 3 areas of public violence वगैरह का issues है, but we will not discuss this, otherwise लंबा हो जाएगा, ठीक है. तो क्या होता है कि पास आता है आपका confrontation होता है, frustration होता है, ठीक है. तो ये सब चीज होता है, ठीक है. We will see this thing. तो बाद में आंसर लिखने से sometimes we will do. Basically this is article 19, and then within article 19 many other things again comes, जैसे कि आपका even sedition वाला, ठीक है, sedition वाला issues भी आता है आपका ना, sedition का issues, ठीक है. तो sedition का जो issue है that also comes within this article 19 का जो उसमें relate करके questions can be on sedition also. जैसे कि अभी बहुत सारा ऐसा ही sedition लगाते रहते हैं. sedition लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, सेक्शन 124A, सेक्शन 124A IPC क्या बोलते हैं कि sedition is an act that brings or attempt to bring into hatred or contempt on excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, ठीक है. तो बोलने का मतलब क्या है कि if anything you do, ठीक है, आप अगर कुछ कर रहा है that breeds hatred, ठीक है, और contempt, ठीक है, और या किसी नेगेटिव डिसअफेक्शन को एक्साइट करते टुवर्ड्स गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट में ना, लिख के
किसी साइन का थ्रू से, किसी रिप्रेजेंटेशन का थ्रू से, देन इट विल अट्रैक्ट सेडिशन, ठीक है। तो 124 ए के अंदर में सेडिशन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये है। तो इसको बोला था कि करेक्ट बैलेंस लगाना है, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ने 1962 केदारनाथ केस में बोला था, बट स्टिल इट हैज बीन रैम्पेंटली यूज्ड, ठीक है, अभी भी रैम्पेंटली यूज हो रहा है ना, जितना अभी भी यूज हो रहा है, किया था ना, और ब्रिटिशों ने खुद हटा दिया, लेकिन अभी भी इंडिया में है, इंडिया में और स्ट्रेंथन कर दिया। इवन सेडिशन का केस के अंदर में इवन महात्मा गांधी, भगत सिंह, they were also arrested under this law, ठीक है। तो ये सब लॉ है। तो इवन आपका जो सेक्शन 66, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है, आईटी एक्ट। तो अगर ये सब क्या से रिलेटेड है, whenever you will be seeing these cases from now onwards, you should remember that these are related to your freedom of speech and expression and right to freedom, कुछ आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर में आता है, बोल के you should understand, and then you should relate it with this fundamental right, okay। there are many rights na, fundamental rights, right to freedom के अंदर में there are very important rights, and then ये सब rights का क्या है कि they have intrinsic and then instrumental values, तो ये चीज ना, तो we have seen this, okay। तो ये हो गया, and then और भी बहुत सारे issues we can see, we आपका जैसे सेडिशन हो गया, यूएपीए हो गया, आपका आईटी एक्ट हो गया, and then और भी आपका जैसे कि वीमेन लोग को जो टेम्पल में एंट्री नहीं होता है ना, इंटरनेट शट डाउन, तो ये सब क्या है बेसिकली, ये सब योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या राइट टू फ्रीडम का इश्यूज है, ओके। एंड देन अभी हम लोग करते हैं आर्टिकल 20। आज हम लोग शॉर्ट होने से भी आर्टिकल 20 तक ही करेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, तो आर्टिकल 20 तक करता है। तो बेसिकली आर्टिकल 20 क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 20 के लिए बेसिकली तो ये बोलता है कि बेसिकली प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ना, तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस का उसमें रिलेटेड करके आपका प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको अगर कन्विक्ट किया है फॉर एनी ऑफेंस, देन व्हाट प्रोटेक्शन डू यू हैव ना। तो ये क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ये क्या बोलते हैं, नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at that time, ठीक है, of the commission of the act, ठीक है, charge as an offense, nor be the subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense, ठीक है। And then no person shall be persecuted and punished for the same offense more than once ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं बेसिकली, फर्स्ट बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो ना, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, तो वायलेशन ऑफ लॉ करने से ही कन्विक्ट होगा, फर्स्ट बोलता है। एंड देन जितना मिलना है सजा उतना मिलने से ज्यादा नहीं मिलना है, ठीक है, पेनल्टी नॉट सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रेस्क्राइब, तो नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी, ओके। तो उसका बाद आपका क्या होता है, नो डबल जेपर्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस ना, तो दो एक ही ऑफेंस के लिए मोर देन वंस he or she should not be punished, okay। and then no self incrimination, no self incrimination का बात भी करता है ये आर्टिकल 20, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन क्या है कि आपका द लिमिटेशन ऑन द एनेक्टमेंट ऑफ द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। आपका ये जो बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो लॉ है ये आपका पास्ट रास्ते में हम लोग कहते हैं ये पास्ट में जाके, जैसे कि आज लॉ पास हो गया, आज कितना 21 अक्टूबर ना, आज लॉ पास हो गया तो कल से लॉ विल बी अप्लाइड, ना कि आपका 19 से, ठीक है। तो ऐसा करके 19 से अप्लाई नहीं होगा ना, लॉ फ्यूचर डेट से अप्लाई होगा, ना कि पास्ट डेट से। तो दैट इज वन थिंग, उसको समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, आज हम सपोज नाउ आई एम यूजिंग एप्पल पेंसिल, ठीक है, ये एग्जांपल हम देते हैं, एप्पल पेंसिल आज हम यूज कर रहे हैं, तो ये पेंसिल तो हम लास्ट 2020 से यूज कर रहे हैं, तो आज एक ऑर्डर निकल गया कि एप्पल पेंसिल को यूज करने से क्रिमिनल ऑफेंस है ना, ठीक है, तो क्रिमिनल ऑफेंस है बोल के निकल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि 2020 में हम यूज किया था बोल के हमको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट कल से लागू होगा, ना कि बैक डेट से, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, एंड देन दिस इज ओनली बेसिकली ये जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला, दिस इज ओनली इम्पोज ऑन क्रिमिनल लॉस, ठीक है, सिविल लॉस और टैक्स लॉ में नहीं होगा। टैक्स लॉ को तो पहले में 1990 में अगर हमने टैक्स अवॉइडेंस किया था बोलते वो उसको भी बैंक डेट से जाके भी हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट, देयर इज नो इशू एंड देयर इज नो डबल जेपर्डी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन का जो अंधा कानून मूवी में अमिताभ बच्चन
क्या होता है कि ये अमजद खान को खेदा के कोर्ट के अंदर मार देते हैं ना, इसका बाद ये डायलॉग बनता है, एक सजा दो बार नहीं दे सकता। क्यों बोलता है? बिकॉज पहले क्या था कि फिल्म का शुरू में कदर खान को अमिताभ बच्चन ने मार दिया, बल्कि उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाए। तो बाद में जब अमिताभ बच्चन छूट के देखता है तो क्या होता है कि कदर खान तो जिंदा ही है ना? कदर खान इज स्टिल, कदर खान बोलता है अमजद खान इज स्टिल अलाइव। अमजद खान को, अरे अलाइव है, हमको ऐसे बेकार में फंसा दिया बोल के खेदा खेदा के जाके मार देते हैं। ठीक है, तो वैसे दो बार डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता है ना। तो ये एंड देन एक चीज याद रखना है कि डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं कि सपोज आपको कोर्ट ने सजा दे दी, सजा दे दिया कि आपने करप्शन किया, करप्शन कर दिया, कोर्ट ने सजा दे दिया, 3 साल का सजा दिया, 3 years, उसका बाद आप निकल के आ गए, लेकिन आपको फिर डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली ने भी नहीं करेगा, तब ये नहीं बोल सकते कि हमका डबल जेओपार्डी हो रहा है ना, डिपार्टमेंट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सजा कम कर दिया, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट में ये माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जगह डबल ट्रिपल चारपल जो भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज वन। एंड देन नो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। तो नो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जिसके हमको एक्यूज थे, बट ये नहीं होगा कि हमको जबरदस्ती आप बोलने दो मेरा खिलाफ कि नहीं है, हमने हम कबूल कर रहे हैं, ऐसा करके यू कैन मेक फोर्स फोर्स मी टू मेक स्टेटमेंट अगेंस्ट माई सेल्फ ना। तो तो ये कीजिए, बट ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ रिकमेंडेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाउएवर, जैसे कि आपको कंपल्सरी थंब इम्प्रेशन देने से, सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, कंपल्सरी एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ना, ये सब देने से आपको नहीं रुक सकते, यू डोंट हैव दिस राइट। ओके, ये सब आपको देना पड़ेगा ना, ये सब देना पड़ेगा। और ये it extend only to criminal procedures. Okay? तो ये भी only criminal procedures है and not civil proceedings है। तो criminal proceeding नहीं है, not civil proceeding। तो ये एक हो गया very important ना। तो उसका बाद let's see article 21, protection of life and personal liberty। ठीक है, तो basically ये क्या है, हम लोग का आर्टिकल, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं स्पेसिफिकली, टेंजिबली एंड एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना। तो बेसिकली बट हम लोग क्या करेंगे, आपका जो मैनेगा गांधी केस में, मैनेगा गांधी केस में हम लोग ने क्या किया, वी हैव बेसिकली अडॉप्टेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया। तो क्यों अडॉप्ट किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को? बेसिकली तो आर्टिकल 21 में क्या था कि गोपालन केस में क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नैरो इंटरप्रिटेशन की है आर्टिकल 21 का। इट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन का अगेंस्ट यू विल हैव दिस राइट, बट नॉट अगेंस्ट बेसिकली आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि इफ द प्रोसीड्यूर इज फॉलोड, राइट प्रोसीड्यूर अगर सही फॉलो किया, प्रोसीड्यूर राइट है तो लोगों को भी राइट होगा ना। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर राइट होने से आपका लोगों को भी राइट बना देगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपका इसमें, तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन इज नैरो, नैरो है, तो प्रोसीड्यूर को देखता है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है ना नहीं है उसको देखता है, एंड देन इफ इट इज इफ द अथॉरिटी हैज दोस राइट, तो उसको लोग को राइट बना देगा ना। तो ये लेकिन मैंने कहा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, व्हाई इंटरप्रिटेशन लिया राइट टू आपका लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉट जस्ट आपका एनिमल एग्जिस्टेंस, ओके, बट डिग्निफाइड लाइफ होना है मतलब। ठीक है, तो डिग्निफाइड लाइफ, it ruled that right to life and personal liberty of a person can be defined by law, provided by the procedure established by law. That law is reasonable, fair, just, and has introduced it has introduced American expression theory. हम क्या बोलेंगे? Basically, it is not just looking at the procedural aspect, a substantive aspect को सिर्फ नहीं देखें, but it is also looking whether the law is reasonable, whether the law is fair, whether the law is just। ठीक है, तो वो चीज को देखिए, जस्ट है ना नहीं, फेयर है ना नहीं है ना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में
विद ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी बात करता है। इवन राइट टू मैरी, राइट टू चूज, राइट टू प्राइवेसी ना, ये सब भी इसका एम्बेड में जस्ट आ गया, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये राइट राइट है आर्टिकल 21, इसका क्वेश्चन आता है बेसिकली procedure established by law or due process of law का format here. Here can be a question. Procedure established by law basically it talks only about arbitrary executive actions, ठीक है। तो legislative actions के बारे में बात नहीं करता। तो due process of law क्या होता है? It will take into consideration both legislative and executive action, ठीक है। And then it will also talk about your dignified life. Its horizon is broader than procedure established by law. ये क्या बोलता है कि सिर्फ प्रोसीड्यूर सही है ना नहीं है ना, लॉ को एनेक्टमेंट करने का तरीका सही है ना नहीं, उसको नहीं बोलेगा, बट इट विल आल्सो सी वेदर द लॉ इज जस्ट फेयर है ना नहीं, जस्ट है ना नहीं है, उसको भी देखेगा, ठीक है। तो ऐसा करके इसके अंदर में भी हम लोग एनजीटी भी आया है ना, जैसे कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का अंदर में आया था। तो देयर इज आल्सो कम अंदर दिस आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन आफ्टर गोपालन केस का बाद तो मैंने का गांधी केस जिसमें आया था, बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट आपका जो राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करते वक्त पहले बताया था आर्टिकल 19, तो वो चीजें। तो इसका बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये डेफिनेशन डिग्निफाइड लाइफ का डेफिनेशन आने के बाद ब्रॉडर हो गया, बहुत ब्रॉड हुआ। इवन राइट टू शेल्टर, इसका मतलब राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 वगैरह, ये सब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड ना, ये सब चीजें बेसिकली इधर में आपका आ गया। ये क्या बोलते हैं अंदर दिस, ओके, इसका अंदर में आया है ना, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंदर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट बेसिकली। मैंने कहा गांधी केस इज अ वेरी इस वाटर मार्क कितना इम्पोर्टेंट आपका केस है हम लोग का जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये so basically it says that article 19 and 21 cannot be understood as watertight compartment ना, तो ये ठीक है। तो 19 and 21 को अलग अलग नहीं करके देख सकते ना। तो कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन होता है तो इट्स विल बी रीजनेबल, जस्ट फेयर, आर्बिट्ररी नहीं होना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका केस में आता है कि आपका डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी के ऊपर में जो आ जाता है, तो इसका जब डिबेट करते हैं तो डेथ पेनल्टी होना है ना नहीं, डेथ पेनल्टी यूथनेसिया ऐसे आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेथ पेनल्टी यूथनेसिया क्या होता है विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, कोई हमको रिमाइंड करना, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 is basically right to education. It has been added by 86 Constitutional Amendment Act 2002 ना? So it asks the state to provide free education, free and compulsory education to all children between age 6 to 14, ठीक है। And then also DPS article 45 and fundamental duty article 51A 8K, ठीक है, 86 Amendment Act. So basically this article shows the link between, so ये आपका amendment है, इसमें basically we can see the link between fundamental rights, DPSPs and then fundamental duty, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग का रिसोर्सेज आ गया तो हम लोग में क्या करते हैं, एजुकेशन को कंपलसरी बनाते हैं 6 to 14 एंड देन उसको बस एक DPSP ऐड कर दे 45 में 0 to 6 के लिए, एंड देन एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दे। तो देख सकते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द आपका ये जो भी फंडामेंटल राइट्स DPSP है और देन ड्यूटी, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड कंपार्टमेंट। तो वो जिसको हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो ये इसका बाद आपका जो आर्टिकल 21 में घुसने से पहले आर्टिकल 21 में जैसे कि क्या क्या इश्यूज को आप लोग ध्यान दे रहे हैं। डेथ पेनल्टी अब रिसेंटली भी चल रहा था, डेथ पेनल्टी एंड देन तो यूथनेसिया एंड देन से प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ओके। तो जो पुट्टू स्वामी केस है ना, तो ये पुट्टू स्वामी केस का हम लोग देखना जरूरी है, ठीक है, फीचर्स वगैरह। तो बट वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। So keep the flame burning.